राधे राधे दोस्तों, हम लोग 2026 की पूर्वावलोकन सॉल्व कर रहे थे इकोनॉमिक्स की। हम लोगों ने कल जो है सी सेक्शन स्टार्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें से 50 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग आगे के जितने भी प्रश्न होंगे देखेंगे। इसमें 181 प्रश्न है। इसमें से हम लोगों ने 50 कर लिए थे, बाकी हम लोग एक दो क्लास से और लेके पूरा कर लेंगे। हर क्लास में 50 क्वेश्चन करने के, हम लोग 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको निपटा दिया है। और आपको नहीं लगा होगा कि हम लोगों ने कुछ भी छोड़ा है। और आपको तो पता ही है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है पूर्वावलोकन। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आधे यूपी पीसीएस जो 6 दिसंबर को होने वाला है, आरओ एआरओ और भी जो भी आते हैं पेपर, एमपी पीसीएस हो चाहे राजस्थान हो, उसमें सारे प्रश्न दिए होते हैं। तो आई होप कि क्लास आपको थोड़ा उपयोगी लगी होगी। आप खुद से सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद करके भी देख लीजिएगा। जब हम लोग खुद इतनी मोटी किताब लेके बैठते हैं तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। मैंने पढ़ के देखा है तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता था। इसलिए जितना हम लोग वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं 50 प्रश्न, 30 मिनट में 50 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी एवरेज से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 91वां प्रश्न है, जब जब एक देश के भुगतान करके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विदेशी आय की प्राप्ति से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू घाटा कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विदेशी आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तब उसे चालू घाटा कहते हैं। बिल्कुल ये सही है, तभी हम लोग इसको चालू घाटा कहते हैं। अभिकथन तो सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, चालू खाता चालू खाता तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं की पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नहीं, निर्यात करता है नहीं, आयात करता है। चालू खाता कब होगा? जब हम आयात करता है, इसलिए कारण गलत होगा और पहला तो सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। जब हम लोग आयात करेंगे तो चालू खाता घाटा बढ़ेगा, न कि घटेगा। आप चलिए हम लोग उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य एवं अदृश्य मदों को आयात एवं निर्यात का योग ही चालू खाता कहलाता है, करंट अकाउंट कहलाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात दृश्य एवं अदृश्य मदों के निर्यात से अधिक है, तो वह स्थिति चालू खाता घाटा कहलाती है। आयात ज्यादा है मतलब निर्यात कम है। चालू घाटा दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात ज्यादा हो और दृश्य एवं अदृश्य मदों का निर्यात, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तब जब एक देश का भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तथा उसे चालू घाटा कहते हैं, कहा जाता है। और अगर देश का आयात ज्यादा निर्यात ज्यादा हो तो उसे अधिशेष कहते हैं। चालू लेखा घाटा क्या है? तो ये है देश के में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, आयात से अधिक होने वाला घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2003 का को छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? तो है पेट्रोल के पदार्थों पर। पेट्रोलियम ऑयल तथा लुब्रिकेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? तो वह था पेट्रोलियम एवं खाद्य तेल, क्योंकि हम लोग पाम ऑयल भी एक्सपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हाल के वर्षों में भारत के मुख्य कुल आयात में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है? वह पेट्रोलियम एवं खाद्य तेल। वर्तमान में भी यही है। ये देखिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या आयात करते हैं? पेट्रोल, ऑयल एवं लुब्रिकेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मदें हैं? तो वह है बी, पूंजीगत वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थ। पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
वर्तमान में भारत में आयात में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी का है? अभी हम लोगों ने देखा था पेट्रोलियम पदार्थ का। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004-5 के निम्न समूहों को भारत में आयात में महत्वपूर्ण योगदान था, तब भी यही रहा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में पहले ईंधन में तो पेट्रोलियम भी आ जाता है, फिर पूंजी वस्तुएं, फिर रसायन, फिर स्वर्ण एवं चांदी, फिर रसायन। चलिए हम लोग सीधा इसको देख ही लेते हैं क्या था। वैसे तो ये आएगा नहीं, वर्तमान की स्थिति देखते हैं हम लोग। 2025-26 के अनुसार क्या था? ईंधन बिल्कुल, फिर पूंजीगत वस्तुएं, फिर स्वर्ण एवं चांदी, फिर रसायन। वर्तमान में क्या है? ईंधन सबसे ज्यादा 28% लगभग, 20 से 28। पूंजीगत वस्तुएं कितनी? 12%। और वस्तुएं एवं चांदी के 8% लगभग में याद रखिएगा। और रसायन 6%, 6 से 7 हो जाता है। ये भी वर्तमान, ये इसको भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये 2003 में पूछा गया था। ये 2001 और 2002 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा आयात की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए। मतलब इसको आंकड़ों के अनुसार लगाना है। तो सबसे ज्यादा हम लोग अभी देखा था पेट्रोलियम सबसे ज्यादा लेते हैं। फिर उसके बाद पूंजीगत माल, तो इसका पहले 2 होगा, फिर 1 होगा। उसके बाद मोती एवं बहुमूल्य रत्न 3 होगा, फिर 3 होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं रसायन, और फिर लेते हैं लो एस्क। तो लो एवं इस्पात मतलब होगा 1, 3, 2, 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को सर्वाधिक एलएनजी का आपूर्तिकर्ता कौन है? तो ये 2011 में पूछा गया था, तब भी यही था और वर्तमान में भी यही है, कुवैत था। सबसे ज्यादा एलएनजी कौन हमें देता है? ये देता है कुवैत, याद रखिए। वर्तमान में भी यही है। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणियों से संबंधित है? ये संबंधित है कच्चे तेल की। कभी कभी पढ़ते सही मुंह से गलत निकल जाता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का एक प्रकार है। WTI तेल ग्रेड के टेक्सास लाइट स्वीट के रूप में भी जाना जाता है। WTI किस पार्ट और वायदा कीमतों का उपयोग तेल मूल्य निर्धारण में एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो इससे आयात की जाती है, देख लेते हैं क्या आयात किया जाता है। इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सीधा इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इससे हम लोग आयात करते हैं उर्वरक है तो आवश्यक कच्चा माल, खदान, चीनी, अखबारी कागज, कोकीन, कोल, पेट्रोलियम कोल, चूना पत्थर, लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, स्प्रे सब्जियां इत्यादि। उपयुक्त विकल्पों में से तीनों विकल्प पेट्रोलियम पदार्थ, इस्पात तथा मशीनरी आदि हैवी मशीन टूल शामिल है। हल्दिया बंदरगाह से आयात की जाने, मतलब सभी आयात किए जाते थे। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंटेंट से। आयात की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इंटेंट से प्रारंभ होती है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लेते हैं। आयातक सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात के लिए अवशिष्ट विदेशी विनियोग क्षेत्र आवेदन करता है। विदेशी विनिमय स्वीकृत होने के पश्चात आयातक इंटेंट के माध्यम से निर्यात को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है, जिससे आयातक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। साख पत्र एलसी दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बी एक आयातकर्ता द्वारा। देखते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट एक भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेज साख है, जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आयातकर्ता के निवेदन पर। कौन जारी करता है? वित्तीय संस्था। अगला प्रश्न है। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, ये करना होता है आयातकर्ता द्वारा। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है आयातकर्ता द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2024 में पूछा गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा? तो ये था विनिर्मित माल का। अगला प्रश्न देखते हैं। विनिर्मित माल का कितना था? लगभग 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 67 और 72, मतलब 60 से 70% के तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसको नहीं देखते क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नीचे है, इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निर्यात व्यापार के बदलते स्वरूप को सूचित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण आधुनिकीकरण के पक्ष में हो रहा है। इस आवृत्ति का सर्वोत्तम सूचक है। फिर से पढ़ लेते हैं। निर्यात व्यापार के बदलते स्वरूप से सुनिश्चित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण आधुनिकीकरण के पक्ष में हो रहा है। इस प्रवृत्ति का सर्वोत्तम सूचक है। देखते हैं इसका सर्वोत्तम सूचक क्या है। ऑप्शन देखते हैं डी, निर्यात में विनिर्मित उत्पादकों के अंश में वृद्धि। निर्यात में विनिर्मित उत्पादकों के अंश में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं जो 17 का है। ये वर्तमान में करंट के अनुसार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष का 2017 में भारत में से निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो तब था अभियांत्रिकी, वस्तु, इंजीनियरिंग सामान। देखते हैं अब क्या है। प्रश्नकाल तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के निर्यातक पोर्टल द्वारा अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भी दिए गए विकल्पगत वस्तु एवं विकल्प डी उत्तर सही है। बी उत्तर सही है। जारी अध्ययन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यात मिलियन यूएसए डॉलर में वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा निर्यात किसका है। अभियांत्रिकी वस्तुओं अभी भी यही है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फिर ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्रम से मिलाने को भी आ सकता है। सबसे ज्यादा अभियांत्रिकी, फिर पेट्रोलियम, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर ड्रग, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यातक में सर्वाधिक है? अभी हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग के समान जो 23 का डाटा के अनुसार पूछा गया था। सबसे ज्यादा तो अभियांत्रिकी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तीसरे नंबर पर है, लेकिन इसमें अभियांत्रिकी वस्तु नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग के समान है। इस प्रश्न के अनुसार है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है? सबसे ज्यादा निर्यात क्या होता है? इंजीनियरिंग सामान तथा चाय। वर्तमान देखते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प डी उत्तर सही था। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल मार्च 2024-25 हेतु विकल्प ए सही है, इंजीनियरिंग सामान तथा चाय। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ वर्षों में मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यातक का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या था? इसमें इंजीनियरिंग सामान। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है करंट से देखना है होता है। भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं का निर्यात अधिक होता है? इसमें अभियांत्रिकी माल सबसे ज्यादा निर्यातित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी स्टार लगा हुआ है उसका मतलब है कि हमें करंट से देखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत में निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पाद तो था, लोहा एवं इस्पात भी था, लेकिन इसमें बासमती चावल नहीं था, इसलिए बासमती चावल सी होगा। 10 उत्पाद में कौन कौन से? सबसे पहले इंजीनियर गुड्स, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सिलाई कपड़े सहित सभी वस्त्र, चावल,
काट यार्न कॉटन यार्न, हैंडलूम्स, प्लास्टिक एवं नीलोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके निर्यात किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये होता है कृषि एवं संबंधित उद्योग को। कृषि एवं संबंधित उद्योग को। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके दिया हुआ है सबसे ज्यादा कौन है? कृषि एवं संबंधित उद्योग, फिर उसके बाद रतन एवं आभूषण, फिर मशीनें एवं उपकरण, फिर सिले सिलाई वस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में से सबसे बड़े निर्यात मदे हैं? तो सबसे ज्यादा बड़ी निर्यात मदे हैं रतन एवं आभूषण, इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है, तो सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का। वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय निर्यात में रत्न एवं गहनों का प्रतिशत लगभग है, तो तब 18% था। आज अब वर्तमान में कितना है? अनुसार 2025-26 एवं 2024-25 एवं 2025-26 में भारतीय निर्यातों को में रत्न एवं भूषण की हिस्सेदारी कितने हैं? लगभग 7%। लगभग में 7% याद रखिएगा, बाकी 6.8 है। 2000 देखिए 10 में कितना था? 18%, मतलब ये घट गया है। घट के कितना हुआ? 6.8% ही बचा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो सबसे ज्यादा कमाता है कपड़ा। इस वर्तमान में देख लेते हैं। प्रश्नकाल तथा वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में सी उत्तर सही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कपड़ा उद्योग एवं मुख्य प्रमुख रोजगार सृजन करता है। कपड़ा उद्योग मुख्य उद्योग, मतलब रोजगार भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कपड़ा उद्योग में। लगभग 180 बिलियन यूएसए डॉलर के साथ भारतीय परिधान एवं कपड़ा उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का कम से लगभग 2% तथा भारत के विनिर्माण जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। क्षेत्रफल के हिसाब में से भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। साथ ही कपास तथा रेशम तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। भारत कपड़ा और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। कि कौन सा देश है 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत कपड़ा और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। भारतीय पॉलिएस्टर तथा विक्सो फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 40 बिलियन यूएसए डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा के निर्यात से भारत को काफी अधिक आय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान है? देखते हैं कौन सा सी, इसमें ऑप्शन देखते सी पढ़ लेते हैं। विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरे की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका आयात हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मध्य पूर्व के शुष्क और अर्धशुष्क देश निम्नलिखित में से किस फंड वर्ग का निर्यात करते हैं? तो ये करते हैं बेफल और ताड़। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरुपुर विश्व की अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बने हुए वस्त्र। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बुने हुए वस्त्र। तिरुपुर कहाँ है? दक्षिण भारत। तिरुपुर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा इसे डॉलर सिटी, नीट सिटी, कॉटन सिटी आदि नाम से भी जाना जाता है। सिले सिलाई वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्यों से जुलाई
2003 में तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा तमिलनाडु के तिरुपुर में प्रथम वस्त्र पार्क का शिलान्यास किया गया था। यहाँ से देश के कई देशों का वस्त्र निर्यात होता है, विश्व के कई देशों में निर्यात होता है। विश्व कपड़ा निर्यात में सब भारत का स्थान है। तो भारत का अभी वर्तमान में क्या स्थान है देख लेते हैं। 6वां था ना, भी देखा था हम लोगों ने। प्रश्नकाल के दौरान विश्व कपड़ा व्यापार में क्रमशः चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा भारत का चौथा स्थान था। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर कपड़ा और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अब वर्तमान में कितना है? 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक है भारतीय कपड़ों का यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भी यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट से संबंधित, इसको छोड़ देते हैं। निर्यात में सिर्फ 4 राज्यों की हिस्सेदारी क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रश्नकाल हेतु सी सही था। भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के में भारत में निर्यात में सर्वाधिक योगदान करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी 2003 में दिया गया था, इसको छोड़ देते हैं, इसकी पढ़ ही लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या है। लौह अयस्क सबसे ज्यादा यूज की। लौह अयस्क सबसे ज्यादा हम लोग प्रश्न पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे कोड दिया हुआ सही उत्तर चुनना है। देखते हैं, पहले इसको मिला लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। भारत से निर्यातित वस्तु, कर्तव्य दीक्षा। भारत से निर्यातित वस्तु लौह अयस्क सबसे ज्यादा हम लोग निर्यात करते हैं जापान को। फिर चमड़े का सामान सबसे ज्यादा रूस को जाता है। और चाय सबसे ज्यादा जाती है कनाडा, क्योंकि कनाडा में तो अपने पंजाबी लोग रहते हैं ज्यादातर, तो लोग चाय तो बहुत ज्यादा पीते हैं, इसलिए सबसे आप इससे याद रखिए कि सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे निर्यात होती है? कनाडा। और सूती कपड़ा यूके। चाय सबसे ज्यादा निर्यात होती है यूके। नहीं, चाय सबसे ज्यादा यूके में निर्यात होती है। सॉरी, गलत बोल गया। यूके में निर्यात होती है सबसे ज्यादा चाय। सूती कपड़ा सबसे ज्यादा निर्यात होता है यूएसए में। सब सूती कपड़ा कहाँ पर? यूएसए में। और लौह अयस्क होता है जापान में। और चमड़ा का सामान सबसे ज्यादा रूस में। डी नहीं होगा, डी को हम लोग काट देते हैं 5 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा 2003-4 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किया जाता था। 2003-4 में सबसे ज्यादा किया जाता था चीन को। वर्तमान में देख लेते हैं। भारत द्वारा सर्वाधिक फिनिश्ड स्टील का निर्यात इटली को किया जाता है। 2025 द्वारा सबसे ज्यादा इटली को किया जाता है, उसके बाद बेल्जियम, स्पेन, फिर यूएई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। तो वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा चमड़े का निर्यात होता है यूएसए को। इसमें पहला होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। वर्तमान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। भारत का निर्यात 94-95 में किस दर से बढ़ा? तब बढ़ा था 18% की दर से। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न डाटा संबंधित है, तो हम लोग जब भी पेपर देने जाएंगे तब डाटा देख के ही जाएंगे। नीचे दिए गए वर्षों में से किसमें भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक 2004-5 में था। इसको पढ़ लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2007-8 के अनुसार भारतीय निर्यात में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्धि दर 2004-5 में 30% में हुई थी। फरवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल
जनवरी में भारतीय निर्यात वस्तु प्लस सेवाओं की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल की तुलना में 6% रही। निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है? वो है थाईलैंड। इसके हम लोग व्याख्या जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। फरवरी 2025 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में चावल निर्यातक मात्रा में संदर्भ में भारत शीर्ष पर अनुमानित है। उसके बाद थाईलैंड का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। तो सर्वाधिक चाय निर्यातक देश केन्या है। केन्या। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। अभी वर्तमान में प्रश्नकाल तथा अध्ययन आंकड़ों के अनुसार भी विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या ही है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 और 25-24 में चाय निर्यातक देश 4 देश निम्न है। केन्या, फिर उसके बाद चीन, फिर श्रीलंका, फिर भारत। भारत चौथे स्थान पर है। केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत। इसी अध्ययन के दौरान चाय उत्पादन शीर्ष 4 देश निम्न क्रमशः है। देखिए, आयातक में दूसरा है, निर्यातक में दूसरे हैं। निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है? केन्या, और उसके बाद चीन और श्रीलंका और भारत। लेकिन जो है उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो चीन करता है। और पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर केन्या है और तुर्की चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। देखते हैं क्या है, क्योंकि ये पता नहीं है मुझे। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला सही है, आर गलत है। कथन 2 गलत है। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, बिल्कुल सही, लेकिन ये गलत है। सबसे ज्यादा रिजर्व दूसरा नहीं है इनके पास। देखते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं सीधा। कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। वर्ष 2021 में स्विट्जरलैंड द्वारा कुल लगभग 86 बिलियन यूएसए डॉलर का स्वर्ण निर्यात किया गया, जिसमें यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया। कथन 1 सत्य है। 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्वर्ण निर्यातक देश है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2025 के अनुसार 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश 5 देश निम्न है। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। पहले पर चीन है, दूसरे पर रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा, यूएसए। सर्वाधिक उत्पादक देश, सर्वाधिक जब सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है? चीन, फिर उसके बाद रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए। याद रखिए, इसको पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न ज्यादातर उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपी पीएसएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। और स्वर्ण रिजर्व के संदर्भ में 5 देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर यूएसए, फिर चीन। रिजर्व किसके पास ज्यादा है? ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर रूस के पास, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर यूएसए, फिर चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो ये जापान। अगला प्रश्न है। विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। लंबे रेशों का आयातक एवं निर्यातक देश है मिस्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2007-8 तथा 2008-9 में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक रही है? तो वे भी है आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। वर्तमान में हम लोग सेवाएं ज्यादा ही देते हैं। अगला प्रश्न है। 1995-1996 से भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 50% की औसत द्वारा बढ़ा। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी लागत प्रभावी थी तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता बनाए रखी, क्वालिटी बनाए रखी। पहला तो सही हो सकता है, दूसरा देखते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या
दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है और तथा ए और आर की व्याख्या कर रहा है। इसके दोनों ऑप्शन सही थे। चलिए पढ़ भी लेते हैं इसको, तो ऑप्शन सही है। वर्ष 2000 में से पूर्व पूर्व में 5 वर्षों में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातन की औसतन 50% की वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई प्रोत्साहन परक सहायता के कारण तथा यह क्षेत्र लागत प्रभावी सिद्ध हुआ। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने लागत प्रभावी होने के कारण साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता को भी बनाए रखा। अतः कथन कारण दोनों सही है तथा इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न देखते हैं एक से एक बार, बाकी हम लोग कल देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सी पिछले 5 वर्षों में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातक में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर लगभग 60% रही है। वर्ष 2001-2 में भारत में सॉफ्टवेयर तथा सेवा उत्पादकों में कुल रुपये तुलनात्मक तुल्यांक विकास लगभग 28% रहा है। इसमें सी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। और अगले हम लोग आगे 80 प्रश्न और बचे हुए हैं, हम लोग इसको कल देख लेंगे। कल 2 क्लासें आ जाएंगी, इसके आज भी हम लोग 2 क्लासें देख लेते हैं। एक 12 बजे और एक आधे आधे घंटे की क्लास है। एक 12 बजे आएगी और एक 6 बजे शाम को आएगी। तो ये वाली 6 बजे आएगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी। बाकी के प्रश्न हम लोग कल खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। ओके बाय।